हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू आगम की अवधारणा के बारे में समझेंगे। इस लेक्चर वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक फर्म या उत्पादक की आगम या आय क्या होती है, आगम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न बाज़ारों की स्थिति में, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में आगम वक्र किस तरह से बनते हैं। जैसे कि एक फर्म का अंतिम उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है और वस्तु की उत्पादन लागत को न्यूनतम करना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन करे कि उसे लाभ अधिकतम प्राप्त हो और उत्पादन लागत कम आए। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम लाभ का निर्धारण करने के लिए वह जितनी वस्तुओं का उत्पादन करता है उस वस्तु की बिक्री से फर्म या उत्पादक को जितनी आय प्राप्त होती है और उस वस्तु के उत्पादन में जितनी उत्पादन लागत आती है, इन दोनों की तुलना के आधार पर उस फर्म के अधिकतम लाभ को ज्ञात किया जाता है। अतः एक फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण करने के लिए उस फर्म के आगम वक्र और लागत वक्र, इन दोनों की जानकारी होना आवश्यक है। तो हम इस लेक्चर वीडियो में फर्म के या उत्पादक के आगम वक्र के बारे में या उसकी आय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थ समझते हैं कि एक फर्म का आगम या आय क्या होती है। एक फर्म या उत्पादक के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की बिक्री से उसे जो धनराशि प्राप्त होती है, जो मूल्य प्राप्त होता है, उसे ही उस फर्म या उत्पादक की आगम कहते हैं। अब अर्थशास्त्र में आगम शब्द या आय शब्द का प्रयोग जो है वह 3 रूपों में किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, नंबर 1 कुल आगम या कुल आय, टोटल रेवेन्यू। नंबर 2 औसत आगम या आय, औसत आय, एवरेज रेवेन्यू। नंबर 3 सीमांत आय या सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। अब इन तीनों आगम को हम आगे समझेंगे। नंबर 1 कुल आगम या कुल आय, टोटल रेवेन्यू। इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फर्म या उत्पादक को दिए हुए समय में उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से जो कुल धनराशि प्राप्त होती है उसे उस फर्म की कुल आय कहते हैं। फर्म की कुल आय फर्म की कुल उत्पादित मात्रा को उसके प्रति इकाई मूल्य से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि कुल आय अगर हमें निकालना है किसी फर्म की तो कैसे निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू पी इंटू क्यू। टी आर यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है, कुल आय है, और पी यहाँ पर वस्तु की प्राइस है, जितनी कीमत पर वस्तु को बेची जाती है वह है, और क्यू यहाँ पर वस्तु की बेची गई कुल मात्रा है। इस तरह से अगर हमें किसी फर्म की कुल आय या कुल आगम को ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसका फॉर्मूला है कुल आय इक्वल टू वस्तु की मात्रा इंटू वस्तु की कीमत, यानी टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम टोटल रेवेन्यू को समझते हैं। मान लीजिए कि एक फर्म है, वह वस्तु की 15 इकाइयों का उत्पादन करती है और उन 15 इकाइयों को 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर बेचती है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल को 15 इकाई यहाँ पर फर्म उत्पादित कर रही हैं
और उसे 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर फर्म बेच रही है, तब उसे टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा? टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू, यानी उसको टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा? 150 रुपये यहाँ पर कुल आय प्राप्त होगी। नंबर 2, यहाँ पर अब हम समझते हैं औसत आगम को या औसत आय, एवरेज रेवेन्यू को। एवरेज रेवेन्यू, एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? तो फर्म की कुल आय में वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? औसत आगम कहते हैं। यहाँ पर फर्म की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है वहाँ पर, आप देखिए, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो औसत आगम कैसे निकालेंगे हम? एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे कि वस्तु की जितनी इकाइयाँ फर्म बेचती है उससे हम भाग देंगे किसको? कुल आय को। यानी कुल आय में हम भाग देंगे वस्तु की बेची गई इकाइयों की, तो हमें जो राशि प्राप्त होगी या जो भागफल प्राप्त होगा वह कहलाएगा क्या? एवरेज रेवेन्यू। जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पर देखिए, एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम इक्वल टू क्या? कुल आय बटा कुल बेची गई इकाइयाँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। ए आर यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू है, टी आर टोटल रेवेन्यू है, और क्यू जो है बेची गई कुल इकाइयाँ हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि फर्म जो है, फर्म को कुल आय प्राप्त हो रही है 150, ये वाला देखिए आप, 150 कुल आय प्राप्त हो रही है, और वह 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर बेच रही है। तो उसका ए आर जो होगा, एवरेज रेवेन्यू जो होगा, ए आर इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। तो उसको इस तरह से कितना आएगा? 150 डिवाइडेड बाय 15, यानी उसको उसका एवरेज जो होगा, एवरेज रेवेन्यू, वह कितना होगा? 10 रुपीज़ होगा। यानी यहाँ पर हम देखें तो इस फर्म की औसत आय जो होगी वह 10 रुपीज़ होगी। नंबर 3 समझते हैं यहाँ पर सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। वस्तु की एकत्रित आय को बेचने से फर्म की कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत आय कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं एक सरल शब्द में कि फर्म को सीमांत इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता है? सीमांत आय कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर आप, सीमांत आय, ये वाला, सॉरी, सीमांत आगम का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला देखिए, एम आर एन इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम आर एन इक्वल टू टी आर एन प्लस 1 माइनस टी आर एन। ऐसा भी हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो एम आर एन जो है एन बी इकाई की सीमांत आगम है, एन बी इकाई का मार्जिनल रेवेन्यू है। और यहाँ पर हम देखें टी आर एन प्लस 1, यानी एन प्लस 1 भी इकाई का ये टोटल रेवेन्यू है। और यहाँ पर हम देखें तो एन बी इकाई का ये टोटल रेवेन्यू है। यानी हमें यदि एन बी इकाई का मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? एन प्लस 1 बी जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों की टोटल रेवेन्यू माइनस करेंगे एन बी इकाई की टोटल रेवेन्यू से। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो ये, तो इसको हम एक फॉर्मूला से भी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
ये जैसा कि टोटल रेवेन्यू हमने पिछले स्क्रीन में पढ़ा था। मान लीजिए फर्म का टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू कितना 150, और चूंकि यहाँ पर वह क्या कर रहा था, 10 इकाइयाँ उत्पादित कर रही थी फर्म, और 10 रुपये कीमत पर वह 15 इकाइयाँ उत्पादित कर रही थी और 10 रुपये प्रति इकाई पर बेच रही थी। तो इस तरह से उसको टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा था, 150 रुपये प्राप्त हो रहा था। अब मान लेते हैं कि फर्म 16 इकाइयाँ वस्तु की बेचती है और उसकी प्रति इकाई कीमत जो है 9.5 है, 9.5 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब अगर वह वस्तु की यहाँ पर 16 इकाई 9.5 रुपये पर बेचती है तो उसको टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा, 152 प्राप्त होगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 इकाइयाँ वह 10 रुपये पर बेच रहा है और यहाँ पर 16 इकाइयाँ फर्म 9.5 रुपये पर बेच रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर फर्म वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ बेचती है तो उसे प्रत्येक वस्तु की कीमत में कमी करनी पड़ती है। यानी यहाँ पर पूरी 16 इकाइयों की कीमत पर कमी करनी पड़ेगी उसको, 50 पैसे उसने कम कर दिया है। तो यहाँ पर उसको टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, वह कितना है, 152 रुपये, और यहाँ पर उसको 150 रुपये प्राप्त हो रहा है। यानी वस्तु की 15 इकाई वह बेचता है तो 150 रुपये प्राप्त हो रहा है टोटल रेवेन्यू, और वह यदि 16 इकाइयाँ बेचता है तो उसे 9.5 रुपये पर बेचना पड़ता है, इसलिए उसको टोटल रेवेन्यू जो प्राप्त होगा वह 152 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उसको जो 16वीं इकाई है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी। ये देखिए आप यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये जो पॉइंटर आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर 16वीं इकाई की मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया है। n+1, n का मान हम मान लेते हैं 15 इकाई, तो n+1 का मतलब कितना होगा, 16वीं इकाई। तो 16वीं इकाई को बेचने से कितना रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, 150। ये 150 लिख दिया हमने, और n का मतलब हमने 15 माना है, तो n का टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना है, nवीं इकाई का 150, तो 152 माइनस 150 इक्वल टू कितना हुआ, 2। यानी जो 16वीं इकाई है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है, 2 रुपीज़ है। इस प्रकार अभी आपने जाना कि हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इन तीनों रेवेन्यूज़ को एक काल्पनिक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस टेबल को देखिए आप। इस टेबल में हमने फर्स्ट कॉलम पर वस्तु की बेची गई इकाइयों को दर्शाया गया है, सेकंड कॉलम पर टोटल रेवेन्यू को, थर्ड कॉलम पर एवरेज रेवेन्यू को, इसको प्राइस भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहा जाता है, और ये फोर्थ कॉलम पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू को दर्शाया है। अब यहाँ पर एक फर्म या उत्पादक मान लीजिए कि वस्तु की 1 इकाई का विक्रय करता है और किस कीमत पर, 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर विक्रय करता है, तो उसका टोटल रेवेन्यू जो होगा वह है 10 होगा। ये 10 इंटू 1 इक्वल टू ये वाला 10, और यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू भी जो होगा वह है 1 होगा। यानी ये पहली इकाई का सीमांत आगम भी, पहली इकाई का सीमांत आगम भी 10 होगा, 1 नहीं होगा, 10 होगा। अब यदि फर्म वस्तु की दूसरी इकाई का विक्रय करती है तो उसको टोटल रेवेन्यू जो प्राप्त होगा कितना, 18 प्राप्त होगा, क्योंकि वह वस्तु की दूसरी इकाई को 9 रुपये प्रति इकाई कीमत पर बेच रहा है, इसलिए उसको टोटल रेवेन्यू जो प्राप्त होगा वह कितना, 18 प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। और यहाँ पर वस्तु की दूसरी इकाई का जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वह कितना होगा, 8 होगा। 8 कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। अब यदि फर्म वस्तु की तीसरी इकाई का विक्रय करती है तो वह वस्तु की कीमत में और कमी करेगी, यानी पहले 9 रुपये में बेचती थी, अब 8 रुपये में बेचेगी।
तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 यहाँ पर उसका TR हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरी इकाई का जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वह कितना होगा, 6 होगा। 6 कैसे निकालेंगे, 24 माइनस पिछली टोटल इनकम कितनी है 18 इक्वल टू कितना हो गया 6। इस तरह से हम देखें तो जैसे जैसे फर्म या उत्पादक वस्तु की अगली इकाई का विक्रय कर रहा है, वैसे वैसे वह वस्तु की प्रति इकाई कीमत में कमी कर रहा है। इसलिए सीमांत आगम भी कम होते जा रहा है। देखिए, हालांकि वस्तु की एक इकाई से लेकर ये 6वीं इकाई तक टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। यहाँ तक देखिए 30 तक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वह घट जरूर रहा है, लेकिन प्लस में है, धनात्मक है, माइनस नहीं हुआ है, प्लस में है। इसलिए टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है और कीमत प्रत्येक इकाई के लिए घटाई जा रही है। अब यदि उत्पादक 7वीं, 8वीं या 9वीं या 10वीं इकाई का विक्रय करता है तो इन इकाइयों के विक्रय करने से इन इकाइयों की सीमांत आगम जो होगी मार्जिनल रेवेन्यू वह माइनस में है। इसलिए टोटल रेवेन्यू जो है वह 30 से घटने लगा है। देखिए 28, 24, 18 और 10 होने गया है। और यहाँ पर कीमत भी कम होते जा रही। कीमत तो निरंतर कम हो रही, क्योंकि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई का विक्रय करने के लिए फर्म को उसकी कीमत में कमी करनी पड़ती है, तभी वह वस्तु की अगली इकाई को बेच सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो वस्तु की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इन प्रत्येक इकाई की सीमांत आगम जो है माइनस है, इसलिए टोटल रेवेन्यू भी घट रहा है। ये घट रहा है लेकिन प्लस में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस टेबल में 3 बातें हैं। एक तो ये है कि जैसे जैसे वस्तु की अगली इकाई का विक्रय उत्पादक करता है तो उसे वस्तु की प्रत्येक इकाई की कीमत घटानी पड़ती है। और जब तक मार्जिनल रेवेन्यू प्लस में होता है, भले ही वह घट रहा हो लेकिन प्लस में होता है, तब तक टोटल रेवेन्यू जो है वो है बढ़ता है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू कितना 0 हो गया है, यहाँ पर देखिए 6वीं इकाई का मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 0 है। तो जब तक मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है तो यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, इससे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। और नेक्स्ट बात ये है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू, ये वाला देखिए यहाँ से -2, -4, -6 और -8, जब मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में हो जाता है तब देखिए टोटल रेवेन्यू जो है वह घटने लगता है, घटता है लेकिन ये प्लस में रहता है। अब इन्हीं बातों को अभी हम एक डायग्राम में समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पे, ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने क्वांटिटी को दर्शाया है, और ये वाला ओ वाई एक्सिस है, ये वाला, तो इस पे हमने रेवेन्यू को दर्शाया है। अब इस रेखा चित्र में आप देखिए ये वाला कर्व, ये वाला, ये TR है, TR है ना, टोटल रेवेन्यू कर्व है ये। और ये रेड वाला कर्व जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और ये वाला कर्व, ब्लैक वाला कर्व, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है। अब इन तीनों कर्व को हम एक साथ समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये टोटल रेवेन्यू कर्व बिंदु A तक निरंतर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कब तक बढ़ रहा है? जब तक फर्म वस्तु की 6वीं इकाई का विक्रय करता है, यानी जब मार्जिनल रेवेन्यू कैसा हो, घट रहा हो लेकिन धनात्मक हो। भले ही मार्जिनल रेवेन्यू कैसा हो, घट रहा हो लेकिन धनात्मक हो, तब तक टोटल रेवेन्यू जो है वह बढ़ता है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो, 0 हो जाए, 6 इकाई का विक्रय करने से, यहाँ पर देखें ना हमने, ये देखिए आप 6 इकाई, ये 6 इकाई को बेचने से उस फर्म को मार्जिनल रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है, 0। तो ये 6 इकाई का विक्रय करने से फर्म को जो मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वह कितना प्राप्त हो रहा है, 0। ये वाली 0 वाली लाइन है, ये वाली, तो 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम है, यानी जब मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो, 0 हो, तब टोटल रेवेन्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। नेक्स्ट बात ये है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में हो जाए, ये 0 वाली लाइन से ये नीचे चला गया, तो
तो मार्जिनल रेवेन्यू जब माइनस में हो जाए, ये माइनस में हो रहा है देखिए, तो जब माइनस में हो जाए तब ये टोटल रेवेन्यू जो है वो कैसा होने लगता है, घटने लगता है। तो ये संबंध है TR, AR और MR में। ये MR देखिए धनात्मक है, फिर जीरो है और फिर माइनस है, और AR हमेशा जो है धनात्मक होता है, ये ना जीरो होता है और ना माइनस होता है। AR ही उस फर्म का मांग वक्र होता है, या हम कहें ये कीमत रेखा भी AR ही होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी को हम कीमत रेखा कहते हैं, इसी को फर्म का मांग वक्र कहते हैं और इसी को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने इस डायग्राम में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को समझा। अब हम ये जानेंगे कि मार्केट में यदि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो, वहाँ पर TR, AR और MR किस तरह से बनेंगे, किस तरह से होंगे। तो इस रेखा चित्र में आप देखिए, हम मान लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम मानते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में TR, AR और MR कैसे होंगे। तो इस रेखा चित्र में देखिए, OX एक्सिस पे क्वांटिटी को और OY एक्सिस पे रेवेन्यू को हमने दर्शाया है। यहाँ पर TR जो है मूल बिंदु से सीधे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो टोटल रेवेन्यू कर्व होता है वह मूल बिंदु से ऊपर की ओर सीधा बढ़ते हुए होता है, और AR और MR ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही प्राइस भी होती है, प्राइस लाइन यही भी होती है। ये इसलिए होती है AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, ये तीनों एक दूसरे के बराबर पूर्ण प्रतियोगिता में इसलिए होते हैं क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग में जितनी भी फर्म होती हैं वह सभी फर्में कीमत को ग्रहण करने वाली होती हैं, ना कि वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली। उस उद्योग में उस वस्तु की जितनी भी कीमत निर्धारित होती है, उस कीमत पर जितनी भी फर्म होती हैं वह सब उसी कीमत पर वस्तु का विक्रय करती हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में हम देखें तो AR, MR और P यानी प्राइस, ये तीनों इक्वल होती हैं। ये आपको समझ में आया होगा अभी। अब हम अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में समझते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कैसे होंगे। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी को OX एक्सिस पर और रेवेन्यू को OY एक्सिस पे हमने दर्शाया है, जैसे कि पिछले रेखा चित्र में दर्शाया था। अब यहाँ पर TR जो है वह टोटल रेवेन्यू, ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ते हुए है, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये वाला है देखिए, और एवरेज रेवेन्यू कर्व ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए, ये अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये दोनों कर्व अलग अलग बनते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में यदि कोई फर्म वस्तु की अगली इकाई का विक्रय करता है तो उसे वस्तु की प्रत्येक इकाई की कीमत में कमी करनी पड़ती है। इसलिए AR और MR ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ये AR जो है एवरेज रेवेन्यू, यही उस फर्म का मांग वक्र है, यही उस फर्म का कीमत वक्र है। यहाँ पर देखिए आप, MR वक्र जो है ये वाला वक्र AR वक्र की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर गिर रहा है, और AR भी गिर रहा है, MR भी गिर रहा है, लेकिन MR मार्जिनल रेवेन्यू कर्व AR की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर गिरता है। तो इस तरह से अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR, MR और TR इस तरह से होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे ये होगा कि जो भी लेक्चर वीडियो डेवलप करूं वो तुरंत आपको प्राप्त हो सके। इसलिए आप
इस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।